नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन चंद आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि आई स्टार प्लेटफॉर्म को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि भारत आई स्टार प्लेटफॉर्म के लिए बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जेट्स को खरीदेगा। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी एडवांस इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेटिंग, एक्विजिशन और रिकॉग्निजेंस प्लेटफॉर्मों के लिए आई स्टार प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए 3 बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 निजी जेट खरीदेगा, जिससे भारतीय वायुसेना की जो निगरानी क्षमता है वो बढ़ेगी। ये जेट भारतीय वायुसेना की टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए आधुनिक सेंसर पैकेज से भी लैस होंगे। डीआरडीओ का सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम यानी कि कैप इन आई स्टार प्लेटफॉर्मों के लिए सेंसर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सेंसर पैकेज में एक मल्टी स्पेक्ट्रिकल लॉन्ग रेंज ऑब्लिक फोटोग्राफी सेंसर, एक जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग और एन एक्सप्लोरेशन सूट, हाई डेटा रेट लाइन ऑफ साइट और सैटकॉम डेटा लिंक होगा। इसमें ऑनबोर्ड मिशन कम्युनिकेशन सूट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्लिक मशीन लर्निंग क्षमताएं होंगी, जो कि इमेज इंटेलिजेंस और ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन करेंगी। शुरुआत में ये योजना थी कि इन विमानों को सीधे अमेरिकी रक्षा ठेकेदार रेथियन से खरीदा जाए, जो कि आई स्टार प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि डीआरडीओ का कैप्स घरेलू स्तर पर इन उन्नत निगरानी क्षमताओं को विकसित करने का कार्य करेगा। आई स्टार प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो इनका प्राथमिक कार्य दुश्मन के संकेतों को यानी कि उनके सिग्नल्स को रोकना और ग्राउंड कमांडरों को महत्वपूर्ण जानकारी देना है, जिससे कि उन्हें जवाबी हमलों के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके। और ये सटीक टारगेट डेटा प्रदान करता है, जिससे जमीनी बलों को हथियार और उनकी सटीक तैनात की निर्धारित करने में मदद मिलती है। और आई स्टार से लैस विमान सैटेलाइट, अन्य विमानों, यूएवी, हेलीकॉप्टरों और जमीन टोही वाहनों सहित सभी टोही प्लेटफॉर्म के लिए यानी कि रिकॉग्निजेंस व्हीकल्स के साथ दो तरफा संचार लिंक बनाए रखेगा। और ये रियल टाइम खुफिया जानकारी भी प्रदान करेगा, जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस भी बढ़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एचएएल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर विमान के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। ये उन्नत ट्रेनर विमान नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर पायलट्स को प्रशिक्षित करने और भारत की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और हाल ही में दोस्तों LT-5201 की सफलतापूर्वक उड़ान हुई। इसके अलावा एचएएल ने LT-5202 का काम भी पूरा कर लिया और इसका परीक्षण भी होगा। कहा जा रहा है कि इनमें से 3 और जो ट्रेनर्स हैं वो इस साल के अंत तक अपने उड़ान परीक्षणों को पूरा कर लेंगे और मार्च 2024 तक अतिरिक्त 5 जो ट्रेनर विमान हैं उनका ग्राउंड रन और उड़ान परीक्षण किया जाएगा। एचएएल का मिशन है कुल 18 LCA तेजस ट्रेनर विमानों का निर्माण करना और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि बाकी के 8 विमानों की डिलीवरी 2024 से 2025 में होनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र के स्टार्टअप एयरबॉट ने भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए कटिंग एज अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल यानी कि यूजीवी का अनावरण किया है। और यह अत्याधुनिक यूजीवी अपनी वर्सेटाइल क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जो कि चुनौतीपूर्ण इलाकों और वातावरण में लॉजिस्टिक, निगरानी और रिकॉग्निजेंस सहित अलग अलग अभियानों के लिए सेना की एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में कार्य कर सकता है। एरोबॉट का यह अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं जो कि इसे सशस्त्र बलों के लिए एक अनिवार्य उपकरण बनाती है। इसकी पेलोड क्षमता करीबन 200 किलोग्राम की है और इसके जरिए इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और जो रिकॉग्निजेंस गियर हैं उन्हें ले जाया जा सकता है। इसमें 600 किलोग्राम तक का भार खींचने की क्षमता है। यही नहीं, इसमें 30 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू भी दिया गया है, जो कि इस यूजीवी को व्यापक निगरानी और टोही कवरेज प्रदान कर सकता है। और एरोबॉट का ये यूजीवी कई तरीके के काम कर सकता है, जैसे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट ये कर सकता है, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस कर सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू और बॉर्डर सिक्योरिटी में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अपनी नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से मरीन गैस टरबाइन को तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। और कहा जा रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत फोर्ज ने व्यक्तिगत तौर पर मरीन गैस टरबाइन को बनाने के लिए बातचीत शुरू की है, जो कि भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करेगा। और यही नहीं, भारतीय नौसेना ने इन्हें बनाने के लिए अपने कुछ इनपुट्स भी दिए हैं, जिसमें कि इक्विपमेंट्स और स्पेयर्स भी शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात सैनिकों के लिए 15,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 27,000 बुलेट प्रूफ हेलमेट्स और 1400 बुलेट प्रूफ शील्ड्स मिलने जा रहे हैं, जिनकी आपूर्ति SMPV प्राइवेट लिमिटेड करेगी। बता दें कि ये जैकेट्स सैनिकों को स्टील पियर्सिंग बुलेट से बचा सकती है और इनकी डिलीवरी अगले कुछ महीनों में होगी और इस साल के अंत तक की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एयरबस डिफेंस अब भारत का पहला C295
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कल इंडियन एयरफोर्स को सौंपने वाली है, जिसके लिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख स्पेन रवाना हो चुके हैं। और कहा जा रहा है कि इसका फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी 25 सितंबर को हिंडन एयरबेस पर होगी। और दोस्तों 25 सितंबर को ड्रोन शो भी है हिंडन एयरबेस में, जहां दोस्तों मैं भी आपके लिए रिपोर्ट कवर करने जाऊंगा। और हो सकता है कि उस दौरान C295 का जो इंडक्शन सेरेमनी है उसकी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। आपको बता दें कि जो दूसरा C295 एयरक्राफ्ट है वो भी रेडी हो चुका है और इसकी पहली फ्लाइट अगले 2 महीनों में होगी और 2024 में इसकी डिलीवरी भारत को होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने DRDO के द्वारा बनाए गए टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम का C-17 एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि बैटलफील्ड में आर्म्स और एमुनेशन इक्विपमेंट्स को ड्रॉप कर सकता है, जो कि 20 टन तक के हो सकते हैं। बता दें कि इसे एयरबॉर्न डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है और ये 100% स्वदेशी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों खबरें आ रही है कि भारतीय वायुसेना डसॉल्ट एविएशन के साथ सहयोग कर रही है ताकि एडवांस भारत निर्मित जो हथियार सिस्टम है उन्हें राफेल फाइटर जेट पर लगाया जा सके, और खास करके भारत की स्वदेशी रूप से विकसित की गई अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल को। और कहा जा रहा है कि इस कोलैबोरेशन के तहत इंडियन एयरफोर्स व अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की लागत संबंधी जो जिम्मेदारी है उनको देखेगी। वहीं डसॉल्ट एविएशन का काम ये होगा कि वो इसके लिए भारत के हिसाब से सॉफ्टवेयर कोड्स को उपलब्ध कराएगा। और कहा जा रहा है कि ये इंटीग्रेशन जो दूसरे राफेल ऑपरेटर्स हैं उनके लिए फ्री होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि एयरबस 321 आधारित नेत्रा मार्क 2 जो प्रोग्राम है वो अब अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए तैयार है और 2025 में इसके डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब DRDO दोस्तों नेत्रा मार्क 3 प्रोग्राम की तरफ भी आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि सर्कुलर रोड डोम हाउसिंग और एडवांस आईसा रडार सिस्टम होगा, जो कि 360 डिग्री एंगल ऑफ कवरेज भी प्रदान करेगा। और नेत्रा मार्क 3 500 किलोमीटर की रेंज में लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट, ट्रैक और उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, नेत्रा मार्क 3 की एक और खास बात ये होगी कि ये जो हाई लेवल ऑफ टारगेट्स हैं उन्हें बड़ी रेंज में इंगेज कर सकेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि चाइना कॉपी करने में बहुत ही माहिर है। ऐसे में चाइना की तरफ से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि वो एक सुसाइड ड्रोन का परीक्षण कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ईरान द्वारा निर्मित शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन की तरह लग रहा है। यानी कि चाइना ने शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का रिप्लिका तैयार किया है। हालांकि इसका नाम चाइना ने सनफ्लावर 200 रखा है। चीन की फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ईरान के शाहिद ड्रोन ने काफी तबाही मचाई थी और ये एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा था, इसे देखते हुए चाइना भी पीछे नहीं रहने वाला। वीडियो और तस्वीरों से पता चलता है कि सनफ्लावर 200 शाहिद 136 की तरह लग रहा है, जिसकी समानताएं और भूमिकाएं यानी कि रोल्स भी समान है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रेल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर प्रोपेलर से चलने के साथ इसे दिखाया गया है और फिर अचानक रॉकेट बूस्टर के द्वारा इसे गिरा दिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि चाइना का सनफ्लावर 200 1500 से 2000 किलोमीटर तक के हमले कर सकता है और इसकी स्पीड 160 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि पाकिस्तान से सटे LOC और चाइना से लगे LAC पर भारतीय सेना हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने बताया कि लद्दाख की स्थिति सामान्य और बहुत अच्छी है। उत्तरी कमान के एक सैन्य कमांडर के रूप में मैं जिसकी रखवाली कर रहा हूं वो हमारा क्षेत्र है और मैं किसी भी भारतीय क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत को UNSC का छठा देश बनाया जा सकता है, जिससे कि चाइना काफी तिल मिला गया है। हाल ही में G20 के सम्मेलन के दौरान एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री ने UN बॉडीज में सुधारों और UNSC में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, और ऐसे में अटकलें तेज हो गई है कि UNSC की छठी कुर्सी भारत के पास हो सकती है। दुनिया भर के देश भारत के सपोर्ट में है, यहां तक कि पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाला तुर्की भी इस बार UNSC के लिए भारत का समर्थन करके गया है। इस रास्ते में केवल चाइना एक बड़ा रोड़ा है। UNSC में आप सब जानते हैं कि 5 सदस्य हैं जिन्हें P5 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UN की सबसे ताकतवर बॉडी मानी जाती है। UNSC में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। अगर किसी भी प्रस्ताव पर एक भी देश असहमत होता है तो यह अटक जाता है और इसी को वीटो पावर कहा जाता है। और अगर भारत को दोस्तों UNSC में स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो भारत भी वीटो पावर देशों में शामिल हो जाएगा। ऐसे में UNSC में चीन की स्थिति कमजोर पड़ सकती है। अब तक जो स्थायी सदस्य हैं उनमें रूस और चीन की ही ज्यादा बनती है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस को एक साथ देखा जा सकता है। भारत के आ जाने से चीन अलग थलग पड़ जाएगा। इसके अलावा रूस के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में UNSC में भारत की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। भारत के इसी रुतबे से चीन को डर लग रहा है और वो भारत की
स्थायी सदस्यता में रोड़े लटका रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बाद अब भारत के वैज्ञानिक समुद्र की गहराई भी नापेंगे। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की जबरदस्त सफलता के बाद जल्द ही भारत के वैज्ञानिक समुद्र में बहुमूल्य धातुओं की तलाश करने वाले हैं और इसके लिए जल्द ही भारतीय वैज्ञानिक समुद्रयान परियोजना को लॉन्च करने वाले हैं। इस परियोजना के तहत वैज्ञानिक कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी कीमती धातुओं और खनिजों की समुद्र की गहराइयों में तलाश करेंगे। भारतीय वैज्ञानिक इसके लिए 3 लोगों को स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी में पानी के अंदर तकरीबन 6000 यानी कि 6 किलोमीटर तक नीचे भेजेंगे। जिस खास पनडुब्बी में ये 3 लोग समुद्र में जाएंगे उसका नाम आप सब जानते हैं, वो है मत्स्य 6000, जिसका निर्माण पिछले 2 सालों से चल रहा है। रिपोर्ट की शुरुआत में कहा जा रहा है कि अगले साल 2024 में चेन्नई तट के पास बंगाल की खाड़ी में पहला समुद्री परीक्षण इसका किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि हम 2024 की पहली तिमाही में 500 मीटर की गहराई पर मत्स्य 6000 का परीक्षण करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मिशन के 2026 तक साकार होने की उम्मीद है। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस और चीन ने मानवयुक्त पनडुब्बियां विकसित की हैं और इसे समुद्र में उतारा है। इसी कड़ी में भारत का मत्स्य 6000 भी जुड़ जाएगा। तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।